आप ये सोच रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसा कहां से आएगा, तो आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताने वाला हूं जो आपको रिटायरमेंट में जरूर हेल्प करेगा। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, ये एक गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है जो स्पेशली रिटायरमेंट के लिए बनाई गई है और इसके मदद से रिटायरमेंट कॉर्पस ही नहीं, आपको इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एनपीएस क्या है, एनपीएस काम कैसे करता है, एनपीएस में कितने टाइप्स होते हैं, एनपीएस में आपको कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटायरमेंट होने के बाद आपको पैसा कैसे मिलेगा। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने बनाई है रिटायरमेंट के लिए। अब इसमें क्या है, जब आपकी वर्किंग लाइफ शुरू होती है, जब आप पैसा कमा रहे हो, तब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो और जब आप रिटायर हो जाओ तब इकट्ठा आप लमसम इसमें विड्रॉल ले सकते हो और थोड़ी अमाउंट को आप एज अ पेंशन यानी एन्युइटी प्लान के हिसाब से धीरे धीरे विड्रॉ कर सकते हो मंथली बेसिस पे। इस स्कीम का पूरा नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। काफी लोग इसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, पर नहीं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम और इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये कोई भी एक रैंडम प्राइवेट स्कीम नहीं है, ये टोटली गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। अब एनपीएस में दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये पहले आप समझ लीजिए, फिर आपको आसानी होगी कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है। पहला होता है टीयर 1 अकाउंट। अब ये जो अकाउंट होता है ये कंपलसरी अकाउंट होता है। ये अकाउंट अगर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो ये अकाउंट आपको ओपन करना ही पड़ेगा, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलती। और इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे ये 60 सालों तक जो है वो लॉक इन हो जाता है। हाँ, कुछ लिमिटेड कंडीशंस है जिसमें आप अपना पैसा जो है वो पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, जो कि हम वीडियो में आगे समझेंगे भी। पर आप मोस्टली ऐसे समझ लीजिए कि जो भी आप आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप जब तक 60 इयर्स के नहीं हो जाते तब तक के लिए लॉक इन हो जाता है। पर इसी के साथ साथ आपको इस अकाउंट पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब दूसरा अकाउंट है हमारा टीयर 2 अकाउंट। अब ये टीयर 2 अकाउंट जो है वो ऑप्शनल होता है, आपको अगर खुलवाना है तो आप खुलवा सकते हो और जितना भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ये आप कभी भी निकाल सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबल सेविंग्स अकाउंट के जैसे ही काम करता है। लेकिन टीयर 2 अकाउंट पर आपको टैक्स बेनिफिट जनरली नहीं मिलते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कुछ प्रोविजंस के अंदर ही आपको जो है वो टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, वरना आपको टैक्स बेनिफिट्स इसमें नहीं मिलते हैं। तो पहले आपको टीयर 1 अकाउंट ओपन करवाना है और फिर अगर एक्स्ट्रा सेविंग्स करनी है तो फिर आप टीयर 2 अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हम ये समझते हैं कि जो भी पैसा आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा एग्जैक्टली इन्वेस्ट किधर हो रहा है, क्योंकि आपका पैसा बैंक में तो नहीं जा रहा है। तो एनपीएस जो है वो 3 एसेट क्लासेस में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। तो पहला एसेट क्लास है हमारा इक्विटी क्लास, जहां पर आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है, मोस्टली जो भी लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें। तो ये एक हायर रिस्क हायर रिटर्न वाला एसेट क्लास हो जाता है। दूसरा एसेट क्लास है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो आपका पैसा कॉर्पोरेट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है, जहां पर मीडियम रिस्क होता है और मीडियम रिटर्न्स आपको मिलते हैं। और तीसरा एसेट क्लास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जहां पर आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो एकदम सेफ होता है और गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इधर रिस्क भी काफी कम होता है और आपको रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली जो बाकी के दो है उससे कम मिलते हैं। अब आपके पास दो चॉइसेस होती है कि आपको चूज करना है कि आप जो भी पैसा लगा रहे हो वो इन तीनों एसेट क्लासेस में कैसे डिवाइड होगा। पहली चॉइस होती है ऑटो चॉइस, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। एक बार अगर आपने ऑटो चॉइस को चूज कर लिया तो जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आपका रिस्क कैलकुलेट किया जाता है और आपका पैसा तीनों एसेट क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आपकी एज कम है तो आपका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा रहेगा और ये जो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का एक्सपोजर है वो थोड़ा कम रहेगा। और अगर आपकी एज ज्यादा है तो इक्विटी एक्सपोजर कम रहेगा, क्योंकि आप रिस्क कम ले सकते हो और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर होगा। और दूसरी मेथड है आपके पास एक्टिव चॉइस। अब इसमें आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से एसेट क्लास में कितना पैसा लगाना है। इक्विटी एसेट क्लास में मैक्सिमम आप 75% ही चूज कर सकते हो। बचा हुआ जो 25% होता है वो कंपलसरी आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो 75% की लिमिट है, अगर आप 50 क्रॉस कर लेते हो तो उसके बाद और कम हो जाती है। यानी कि अगर आपका एज 50 क्रॉस हो जाता है तो इक्विटी एक्सपोजर आप 75% भी नहीं रख सकते, उससे कम आपको रखना पड़ेगा। अब समझते हैं इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, जिसकी वजह से ही काफी लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एनपीएस में आपको 3 जगह पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो पहला बेनिफिट आपको सेक्शन 80C के अंडर मिलता है, जो कि आपका टीयर 1 का अकाउंट है, उसमें आप जितना भी पैसा डालोगे मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक की होती है। तो जितना भी पैसा आप डालते हो उसमें आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। पर ध्यान रखना 80C के अंदर बाकी के भी कई
इन्वेस्टमेंट जो है वो आते हैं, जैसे आपका पीपीएफ हो गया, ईएलएसएस हो गया या एलआईसी जैसे डिफरेंट स्कीम्स। दूसरा सेक्शन है एटीसीसीडी 1B और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनपीएस एक्सक्लूसिव बेनिफिट है। 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको इसमें मिल जाता है सिर्फ एनपीएस में इन्वेस्ट करने पर। ये एटीसी से बिल्कुल अलग है, यानी कि एटीसी का जो भी ब्रैकेट होता है हमारा 1.5 लाख का, उसके ऊपर एडिशनल 50,000 का आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो 30% जैसे, तो सिर्फ आप 50,000 इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपका 15,000 एक्स्ट्रा टैक्स बच जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है एनपीएस में इन्वेस्ट करने का। और तीसरा जो हमारा बेनिफिट है टैक्स का, सेक्शन एटीसीसीडी 2 के अंदर अगर आप सैलरीड हो और आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी टैक्स फ्री होता है आपके लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए 10% ऑफ सैलरी, ये पूरा टैक्स डिडक्टिबल होता है। अब ये भी क्लियरली समझ लेते हैं कि एनपीएस का अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। 18 साल से 70 साल के बीच में आप कोई भी इंडियन सिटीजन हो, एनपीएस आप खुलवा सकते हो। सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों आप जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हो। चाहे प्राइवेट जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब। एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन भी एनपीएस ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है उनके लिए। कुछ लोग जो एनपीएस नहीं ले सकते, जैसे कि जो एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आते हैं, वो एनपीएस नहीं ले सकते। और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स है उनके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस है। तो अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हो या एक फ्रीलांसर हो या एक बिजनेस ओनर हो, एनपीएस आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता भी देता हूं कि कैसे आप एनपीएस का अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो एनपीएस का अकाउंट खोलने के 2 तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन है और दूसरा ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन में बहुत ही सिंपल है, ENPS पर आपको जाना है, एक गवर्नमेंट पोर्टल है enps.nsdl.com, वहां पर सीधे जाके आप अपना एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हो। एक और ऑप्शन है NSDL और कैरवी, दोनों पोर्टल्स है, इसमें जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरा है बैंक्स के थ्रू जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसको पीओपी बोलते हैं। बेसिकली आपका बैंक चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, वो एनपीएस के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। आप अभी ब्रांच में जाओ, उन्हें बोलो कि मुझे एनपीएस अकाउंट खुलवाना है, वो आपकी हेल्प कर देंगे एनपीएस अकाउंट खुलवाने में। हाँ, सारे जितने भी बैंक्स हैं सब में एनपीएस अकाउंट ओपन नहीं होता है, पर मोस्टली जो भी हमारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसमें सब में आपको एनपीएस की सुविधा मिल जाएगी। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की, यानी कि मान लेते हैं किसी भी इमरजेंसी के कारण 60 साल के होने से पहले ही आपको आपके पैसों की जरूरत पड़ जाती है और एनपीएस में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से कुछ पैसा आप निकालना चाहते हो। तो क्या क्या रूल्स है? तो पहली कंडीशन ये है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप विड्रॉल ले सकते हो और जो अमाउंट होगा अपने खुद के टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस का मैक्सिमम 25%, और इसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस काउंट नहीं होता है विथड्रॉवल में। लेकिन जो भी रीजन होते हैं वो काफी स्पेसिफिक होने चाहिए, जैसे चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन हो, चिल्ड्रन की शादी के लिए हो, खुद का या डिपेंडेंट का क्रिटिकल इलनेस ट्रीटमेंट हो, अपना घर खरीदना या बनाना हो, या खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना हो। ये पीएफआरडीए ने ऑफिशियली लिस्टेड कॉजेस है। रैंडम रिस्पॉन्सेस पर आपका पैसा निकालना काफी मुश्किल है। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लेते हैं कविता एक कोई लड़की है, उसने एनपीएस 2018 में खोला था, 2024 तक उसने 6 साल हो गए इन्वेस्ट किया है, उसका खुद का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गया है 4 लाख रुपए। अब उसकी बेटी जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है उसको और उसको भेजना है, तो एनपीएस से मैक्सिमम 25% यानी कि 1 लाख रुपए ही वो विड्रॉ कर सकती है, वो भी इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही। अब समझते हैं कि मैच्योरिटी जब हो जाएगी 60 सालों के बाद आप पैसा निकाल कैसे पाओगे? तो बहुत ही सिंपल है, 60% जो भी आपका अमाउंट होता है आप उसमें से लमसम इकट्ठा निकाल सकते हो, और जो भी 60% होगा वो पूरा टैक्स फ्री होता है एकदम, उसमें कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। और जो भी बाकी 40% अमाउंट होता है उसका आपको कंपल्सरीली एन्युइटी करना पड़ेगा। मतलब ये कि ये 40% किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और वो कंपनी आपको मंथली पेंशन देती है जिंदगी भर के लिए। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, एन्युइटी से जो पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल होती है, वो आपके इनकम में ऐड होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 60 ईयर्स के हो भी जाते हो, उसके बाद भी 3 साल के लिए और डिले आप कर सकते हो। एनपीएस 75 ईयर्स तक आप एक्सटेंड करवा सकते हो। अगर आपको अभी पैसों की जरूरत नहीं है तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो।
और इन केस जो भी एनपीएस का सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण के वश, तो जो भी नॉमिनी होता है उसको पूरा पैसा मिल जाता है और नॉमिनी को कोई भी एन्युइटी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आपने एनपीएस अकाउंट खोलने का सोच लिया है तो ये बिगिनर मिस्टेक्स जो 3 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहला, अकाउंट खोलते वक्त पेंशन फंड मैनेजर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और ज्यादा लोग जो पहला नाम आता है उसी पर सेलेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। थोड़ा रिसर्च करो कि कौन से फंड मैनेजर ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे म्यूचुअल फंड के कंपनीज होते हैं ना, एएमसीज, वैसे ही आपको उधर भी मिलते हैं। 5-6 कंपनीज है जो फंड मैनेज करते हैं आपका, तो उसमें से आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और अपने हिसाब से एनालिसिस करने के बाद ही पेंशन फंड मैनेजर चूज करना। हाँ, वो बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, वो टोटली एक अलग टॉपिक है, पर जब आप शुरू कर रहे हो तब भी थोड़ा एनालिसिस करके ही चूज करना। दूसरी गलती यह है कि टीयर 1 में मिनिमम 500 रुपीज आपको डालने ही पड़ते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो काफी लोग 500 डाल के जो है वो भूल जाते हैं, पर एनपीएस का फायदा आपको तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करोगे, चाहे 2000 हो या 5000 मंथली एसआईपी आप कर सकते हो। कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स आपको तभी दिखेंगे। तीसरी गलती यह है कि नॉमिनी डालना काफी लोग भूल जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। नॉमिनी मैंडेटरी समझ के आपको कंपलसरी नॉमिनी लगाना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।